Birds. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. We've lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia. न्यूयॉर्क से शार्लट जाने वाली एक रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट 2 मिनट के अंदर एविएशन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाला वाकया बन जाती है। यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 लगवाडिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। ठीक 2 मिनट के बाद सिर्फ 2800 फीट की हाइट पे बर्ड स्ट्राइक की वजह से दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। कैप्टन इंजन्स को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कैप्टन इस बात को जज कर लेता है कि इतनी कम हाइट पे बगैर किसी इंजन के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करना अब मुमकिन नहीं है। अपने लेफ्ट साइड पे कैप्टन को एक दरिया नज़र आता है जिसका नाम है हडसन रिवर। कैप्टन एयरक्राफ्ट को इस दरिया में उतार देता है जिसको हम डिचिंग कहते हैं। इस सब के बावजूद हर किसी का जिंदा सलामत बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं, इसलिए इस फ्लाइट को हम मिरेकल ऑफ हडसन भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि असल कहानी क्या है। स्टे ट्यून। 15 जनवरी 2009 यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट से शार्लट नॉर्थ कैरोलिना के लिए ऑपरेट करने वाली है। जो एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट को असाइन किया गया है वो है एयरबस A320-214, रजिस्ट्रेशन नवंबर 106 यूनिफॉर्म सीरा, जिसमें CFM56 के टर्बोफैन इंजन्स लगे हैं। अब इस इंसिडेंट की सबसे पहली लकी बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट पानी के ऊपर लॉन्ग हॉल फ्लाई करने के लिए सर्टिफाइड है। यूएस एयरवेज के पास तकरीबन सिर्फ 20 ऐसे जहाज़ थे जो पानी के ऊपर लंबे टाइम के लिए फ्लाई करने के लिए सर्टिफाइड थे, और ये उनमें से एक था। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्स्ट्रा लाइफ राफ्ट्स लगी थी जो कि डिटैचेबल हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन हैं चेस्ली सलेनबर्गर, जिनकी एज 57 ईयर्स है। टोटल फ्लाइट टाइम 19,600 आवर्स। एयरबस A320 फ्लाइट टाइम 4,700 आवर्स। ये एक्स यूएस एयरफोर्स पायलट भी रह चुके हैं। इन शॉर्ट, ये हाईली एक्सपीरियंस्ड कैप्टन में से एक हैं। इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर हैं जेफरी स्काइल्स, जिनकी एज 49 ईयर्स है। टोटल फ्लाइट आवर्स तकरीबन 15,600। A320 पे न्यू हैं और इन्होंने अभी अभी अपनी टाइप रेटिंग कंप्लीट की है। इनफैक्ट टाइप रेटिंग कंप्लीट करने के बाद ये इनकी पहली कुछ फ़्लाइटों में से एक फ़्लाइट है। एयरबस पर इनके सिर्फ 37 आवर्स हैं। ये भी बहुत एक्सपीरियंस पायलट हैं और ये इससे पहले F100 के कैप्टन भी रह चुके हैं। दोनों पायलट्स हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और दोनों का ट्रेनिंग रिकॉर्ड बिल्कुल स्पॉटलेस है। 15 जनवरी न्यूयॉर्क में एक टिपिकल विंटर का दिन है। टेम्परेचर -6 डिग्रीज, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ़ है। स्नो ना होने की वजह से एयरक्राफ्ट को डी आइसिंग की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर्स और कार्गो लोड करने के बाद एयरक्राफ्ट पुश बैक करता है। फ्लाइट डेक में पायलट फ्लाइंग इस वक्त जेफरी स्काइल्स हैं और पायलट मॉनिटरिंग कैप्टन सलेनबर्गर हैं। दोपहर के 3:25 पे कैक्टस 1549 रनवे 04 से टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। क्लियरेंस मिलते ही फर्स्ट ऑफिसर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाते हैं। टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड के बाद कैप्टन सलेनबर्गर अपने लेफ्ट साइड पर देखकर कहते हैं, व्हाट अ साइट ऑफ हडसन टुडे। ये इस वक्त उस दरिया की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका नाम है हडसन रिवर। उन्हें इस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कुछ ही मिनटों में वो अपने एयरक्राफ्ट को इस दरिया में डिच करने वाले हैं। इस फ्लाइट का कॉल साइन है कैक्टस 1549। कुछ सेकंड के बाद ATC कैक्टस 1549 को डिपार्चर कंट्रोल से कांटेक्ट करने का कहता है। कैप्टन सलेनबर्गर डिपार्चर कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं और डिपार्चर कंट्रोल उनको 15,000 फीट पे क्लाइंब करने का कहते हैं और ये अल्टीट्यूड
कंट्रोल पैनल पर सेट कर दिया जाता है। टेक ऑफ के ठीक 1 मिनट 32 सेकंड के बाद जब एयरक्राफ्ट 2800 फीट पर क्लाइंब कर रहा था, कैप्टन की नज़र अचानक से कुछ परिंदों पर पड़ती है और वो कहते हैं बर्ड्स। ये एक स्टार्टल इफेक्ट था। जब आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करने में कुछ सेकंड्स लेता है और उन कुछ सेकंड्स में आप अपने होश खो बैठते हैं। 2 सेकंड के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में बहुत सारे परिंदे जहाज़ के साथ टकराने की आवाज़ आती है। फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स ये देखकर कहते हैं ओ, और साथ ही दोनों इंजन्स की थ्रस्ट लूज होने लगती है। कैप्टन इंजन इंस्ट्रूमेंट्स को देखता है और कहता है वी हैव गॉट वन, बोथ रोलिंग बैक, जो कि एक कंप्लीट शॉक था। अपनी किताब में सली लिखते हैं अ सडन कंप्लीट एंड सिमेट्रिक लॉस ऑफ थ्रस्ट, समथिंग आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। आज से पहले अपने पूरे फ्लाइंग करियर में सली ने कोई एक भी इंजन फेलियर नहीं देखा था, और यहाँ दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाना, और वो भी सिर्फ 2800 फीट पे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। ये सब देखते हुए 8 सेकंड के अंदर कैप्टन सलनबर्गर एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं माय एयरक्राफ्ट। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। इसके साथ ही वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जिसको हम APU कहते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। APU का इस टाइम स्टार्ट करना इस फ्लाइट के लिए बहुत क्रिटिकल साबित हुआ। ऑल्दो ये किसी भी चेकलिस्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन कैप्टन के एक्सपीरियंस के मुताबिक दोनों इंजन्स का फेल हो जाना और जहाज़ के पास कोई भी पावर ना रहना फ्लाई करने के लिए, APU एक वाहिद ऐसा इंजन था जो जहाज़ के इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन रखने में इनकी मदद कर सकता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो APU का मतलब होता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट। APU एक छोटा इंजन होता है जो जहाज़ की टेल सेक्शन में लगा होता है। जब इंजन्स बंद हों या अवेलेबल ना हो तो APU का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करना, जिसको हम एयर कंडीशनिंग भी कहते हैं। दोनों इंजन्स के फेल हो जाने की वजह से जहाज़ की इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से आने लगती है, और ये बैकअप बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। इसलिए कैप्टन APU को फ़ौरन स्टार्ट कर देता है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन ने यह कंफर्म किया कि APU स्टार्ट करना बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन था। इसके बाद कैप्टन अपनी सिचुएशन के बारे में ATC को इन्फॉर्म करते हैं, जिसको हम मेडे कॉल कहते हैं। मेडे मेडे मेडे। बिना किसी इंजन के एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ डिसेंट इस वक्त 1000 फीट पर मिनट था, और इसका मतलब ये है कि पायलट्स के पास 3 मिनट से भी कम का टाइम बाकी है। इसके बाद ATC उनको लेफ्ट टर्न करने का बोलता है। कैप्टन एयरक्राफ्ट को लगवाड़िया की तरफ टर्न करने की कोशिश करता है, और फ़ौरन ही ये बात रियलाइज़ कर लेता है कि एयरक्राफ्ट की अब हाइट बहुत कम है। अगर उन्होंने लगवाड़िया एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की तो शायद वो लगवाड़िया एयरपोर्ट ना पहुंच पाएं, और रास्ते में उनको मैनहट्टन के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, जहां हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं और एयरक्राफ्ट का टकराने का खतरा है। इस वक्त कैप्टन को ये अंदाज़ा हो गया कि वापस लगवाड़िया जाना मुश्किल है। कैप्टन का इस वक्त मेन फोकस है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना। इस वक्त एयरक्राफ्ट हडसन रिवर की तरफ बढ़ रहा है। सली ATC से पूछता है कि हमारे राइट साइड पे क्या है, टीटरबरो एयरपोर्ट। सली ने कुछ सेकंड के लिए सोचा कि वो वहां पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिस्टेंस और हाइट देखने के बाद सली को समझ में आता है कि टीटरबरो एयरपोर्ट जाना भी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, और सली कहता है वी कैन नॉट डू इट, वी आर गोना बी इन द हडसन। कंट्रोलर ये सुनकर डिसबिलीफ में आ जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, से अगेन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंट्रोलर ने बताया कि उनको लगा कि ये उनकी डेथ सेंटेंस है। इस एयरक्राफ्ट से बात करने वाले शायद वो आखिरी शख्स होंगे, क्योंकि पानी पर लैंड करने से आज तक शायद ही कोई जिंदा बचा है। सली अभी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं, और इस वक्त वो जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज को क्लियर करते ही हडसन रिवर के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। 1000 फीट पर सली ने पैसेंजर्स को कहा दिस इज़ द कैप्टन, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। इस सब के दौरान फर्स्ट ऑफिसर इंजन स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर ने अभी अभी अपनी टाइप रेटिंग कंप्लीट की थी। तो फर्स्ट ऑफिसर फ़ौरन से डुअल इंजन फेलियर चेकलिस्ट निकालकर उस चेकलिस्ट को पढ़ना शुरू कर देता है, और साथ साथ हर स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चेकलिस्ट एक ऐसे मोमेंट के लिए लिखी गई थी जब आपके दोनों इंजन हाई एल्टीट्यूड पे फेल हों,
इस चेकलिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको फॉलो करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, जैसा कि स्पीड। इस चेकलिस्ट में लिखा था कि स्पीड 300 नॉट्स होनी चाहिए इंजन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। इतनी कम हाइट पे और इतनी कम स्पीड पे इनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस वक्त एयरबस के QRH में सिर्फ यही एक चेकलिस्ट थी जो इस सिनेरियो में यूज़ की जा सकती थी। थोड़ी देर के बाद सली ने फ्लैप्स पार्शली डिप्लॉय करने का कहा। फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स 1 डिप्लॉय करते हैं और फिर पूछते हैं, डू यू हैव एनी थ्रस्ट? थोड़ी देर के बाद फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स 2 डिप्लॉय करता है और पूछता है कि इज़ इट इनफ और डू यू नीड फ्लैप्स 3? कैप्टन फ्लैप्स 2 पर रहने का ही कहता है। इस वक्त बर्ड स्ट्राइक के 3 मिनट 30 सेकंड के बाद एयरक्राफ्ट ने न्यू जर्सी के करीब हडसन रिवर को टच किया। टच डाउन एक नियर बाय सर्वेलेंस कैमरा में भी रिकॉर्ड किया गया। 20, retard. टचडाउन करते ही जैसे ही एयरक्राफ्ट रुकता है और पायलट्स डिसबिलीफ में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस वक्त एयरक्राफ्ट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, PA सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, इसलिए सली खुद उठकर फ्लाइट अटेंडेंट्स को इवैक्यूएट करने का कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉकपिट से बाहर निकलते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स पहले ही इवैक्यूएशन स्टार्ट कर चुकी होती हैं। रियर जोन से पानी एयरक्राफ्ट में घुस रहा था, इसलिए रियर डोर्स यूज़ नहीं किए गए। पैसेंजर्स को फॉरवर्ड डोर्स और ओवरविंड एग्जिट से इवैक्यूएट किया गया। फ्रंट राइट डोर मेल फंक्शन की वजह से बंद होने लगा और इससे राफ्ट को डैमेज होने का खतरा था। एक पैसेंजर वॉलंटरीली खड़ा होता है और दरवाजे को पकड़ के रखता है और लोग उसके नीचे से निकलते रहते हैं। NTSB की रिपोर्ट के मुताबिक 3:31 पे पहला डोर ओपन होता है और 20 मिनट के अंदर अंदर हर किसी को इवैक्यूएट करवा लिया जाता है। क्योंकि ये इंसिडेंट न्यूयॉर्क फेरीज टर्मिनल के पास हुआ था, इसलिए फेरीज फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती हैं। इस रेस्क्यू में 10 फेरीज ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें 2 स्मॉल बोट्स शामिल हैं। क्रू को मिलाकर टोटल 155 लोग सवार थे। 4 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए, लेकिन किसी की भी डेथ नहीं हुई। फाइनल रिपोर्ट में इंसिडेंट की वजह बर्ड स्ट्राइक बताई गई है, जिसकी वजह से दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं। पायलट्स को पानी में लैंड करना पड़ता है। सर्वाइवल की वजह पायलट्स के एक्शन, कैबिन क्रू की क्विक इवैक्यूएशन और रेस्क्यू टीम का फौरन पहुंचना शामिल हैं। इस रिपोर्ट में NTSB ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे पायलट्स को इंजन की एग्जैक्ट स्टेट का पता चल सके। अगर पायलट्स को ये पता होता कि अब ये इंजन्स स्टार्ट नहीं होंगे, तो वो अपना बहुत सारा टाइम इन इंजन्स को स्टार्ट करने में वेस्ट ना करते। एयरबस को न्यू चेकलिस्ट बनाने का कहा गया जो लो अल्टीट्यूड इंजन फेलियर्स को एड्रेस करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।